हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अननोन जानकारी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शासक के बारे में जिन्होंने अजमेर और दिल्ली पे राज किया। एक ऐसे शासक के बारे में जिन्होंने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया। वे दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाले आखिरी हिंदू राजा थे। उनके बाद मुगलों का दौर आया और फिर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। उसके बाद हमारा देश आजाद हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में और उस युद्ध के बारे में जिसके परिणाम से पूरी एक सदी बदल गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में, जिसके परिणाम अगर कुछ अलग होते तो आज भारत और पाकिस्तान पूरी तरह से अलग होता। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें। पृथ्वीराज चौहान राज के शासक थे जो राजस्थान, अजमेर और दिल्ली में फैला हुआ था। वही बात करें मोहम्मद गौरी की तो वे गुरीद एम्पायर के थे। गुरीद एम्पायर का नाम सुनते ही आपको लगता होगा कि वे वही लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो दोस्तों, आप गलत। वे लोग अलग थे। वे लोग थे गजनीवाद साम्राज्य जो 975 में शुरू हुआ और 1187 में खत्म हो गया। ये वही लोग थे जो महमूद ऑफ गजनी के नेतृत्व में भारत को बार बार लूटा। गुरीद लोग महमूद ऑफ गजनी से नफरत करते थे क्योंकि गुरीद लोग अफगानिस्तान के सिर्फ घोर इलाकों में ही सीमित थे और उनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेस थे, जिसका फायदा उठा के महमूद ऑफ गजनी कहीं भी युद्ध पे जाता तो इन लोगों को कुछ पैसे देके अपने पैदल सेना में शामिल करके अपनी तरफ से लड़ने के लिए मजबूर करता। गजनीवाद साम्राज्य के पतन के बाद गुरीद एम्पायर ने रातों रात अपना विस्तार करना शुरू किया। मोहम्मद गौरी का सपना महमूद ऑफ गजनी से भी ज्यादा खतरनाक था और महत्वाकांक्षी भी था, क्योंकि वह भारत को सिर्फ लूटना नहीं चाहता था, वह भारत पे राज करना चाहता। हाथ में तलवार लिए मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करना चाहता, लेकिन उनके रास्ते का कांटा और रोड़ा बने हुए थे महाराज पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भी जानते थे कि मोहम्मद गौरी आज नहीं तो कल हम पे आक्रमण जरूर करेगा, इसलिए दोनों सेनाएं पूरी तरह से तैयार थी। युद्ध की पहल सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने किया। उसने बतिंडा पे आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसके जवाब में सन 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का आमना सामना हरियाणा के तराइन नामक स्थान पे हुई, इसलिए इस युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध कहा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से हार हुई, क्योंकि मोहम्मद गौरी की सेना का सबसे बड़ा ताकत था उसके घुड़सवार तीरंदाज, जो घोड़े से दौड़ते हुए आते, तीर चलाते और भाग जाते और भागते हुए भी दुश्मनों पर तीर चलाते। इन सेनाओं के बदौलत मोहम्मद गौरी ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को जीता, लेकिन यह सेना पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के आगे हार गई, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं में घोड़े, हाथी के साथ साथ पैदल सैनिक भी थे और ये घुड़सवार तीरंदाज सैनिक उनके ऊपर ही घातक साबित होते थे जो सेनाएं फैली हुई होती थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं एकजुट और अनुशासन के साथ लड़ती थी, जिनकी वजह से उनके घुड़सवार तीरंदाज ज्यादा असर नहीं कर पाए। और इसके साथ ही मोहम्मद गौरी से भी एक बहुत बड़ी गलती हुई कि मोहम्मद गौरी ने सामने आके युद्ध किया और उसका सामना गोविंद राय जी से हुआ। गोविंद राय जी ने भालों से मोहम्मद गौरी को पूरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद गौरी को युद्ध के मैदान को छोड़कर भागना पड़ा और इस तरह पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने कई छोटे छोटे आक्रमण किए, जिसका जिक्र आपको पृथ्वीराज रासों में मिलेगा। प्रथम युद्ध के बाद बतिंडा भी चौहान राज में शामिल हो गया। पृथ्वीराज चौहान जानते थे कि मोहम्मद गौरी एक बहुत बड़ा आक्रमण जरूर करेगा, इसलिए वे अपने पड़ोसी गढ़वाल राज्य से संधि करना चाहते थे और उन्हें अपने साथ मिला के मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ना चाहते थे। गढ़वाल राज्य के राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके पीछे के एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि रानी संयुक्ता, जो जयचंद्र जी की बेटी थी, उससे पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र के खिलाफ जाके शादी की, जिसके कारण जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच अनबन हो गई और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ देने से साफ मना कर दिया। जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान जी को दुगुना डर सताने लगा कि कहीं एक तरफ से मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ से जयचंद साथ आक्रमण न कर दे। दोस्तों, ठीक एक साल बाद यानी कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का आमना सामना एक बार फिर एक दूसरे से हुआ। इस बार मोहम्मद गौरी जीत के लिए इतने व्याकुल थे कि उन्होंने रात में भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस बार मोहम्मद गौरी ने आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी। मोहम्मद गौरी चाहता था पृथ्वीराज चौहान जी की सेनाओं को फैला दिया जाए
ताकि उनके जो घुड़सवार तीरंदाज थे वे अपना रंग दिखा सके, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत बड़ी थी। अगर मोहम्मद गौरी आमने सामने की लड़ाई करता तो वो हार जाता। इसलिए मोहम्मद गौरी ने दोनों किनारों तरफ से आक्रमण शुरू कर दिया। उनके तीरंदाज घोड़े पे आते और तीर मारते भाग जाते, जिसके पीछे करते हुए पृथ्वीराज चौहान की कुछ टुकड़ियां अपने प्रमुख टुकड़ियों से अलग हो जाती। मोहम्मद गौरी ने उस समय जिस तकनीक का प्रयोग किया था उसे कैराकोल टैक्टिक्स कहा जाता है। एक बहुत ही सिंपल तकनीक था, लेकिन उस समय के लिए बहुत ही घातक साबित हुआ। इस तकनीक में घुड़सवार तीरंदाज एक गोल चक्कर बनाकर आक्रमण करते थे। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि जब एक घुड़सवार एक तीर चलाता था तो उसे तीर फिर से चलाने के लिए कुछ समय चाहिए होता है, तो वह समय व्यर्थ न करते हुए पीछे चला जाता था और ठीक उसके पीछे का सैनिक तीर चलाता और वह भी पीछे चला जाता। इसे करते हुए सैनिक तीर चलाते जाते और हल्का हल्का पीछे हटते जाते, जिसका पीछा करते हुए पृथ्वीराज चौहान की सेना आगे बढ़ते रहती और अपने वह प्रमुख टुकड़ियों से अलग होते जाती। धीरे धीरे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया और इसके साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान जी की सेनाओं को एक साथ रहना चाहिए था, लेकिन वे चारों तरफ फैल चुके थे। पृथ्वीराज चौहान जी से भी वही गलती हो गई जो मोहम्मद गौरी ने किया था। वह लड़ने के लिए आगे आ गए। जब पृथ्वीराज चौहान आगे आए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें पकड़ लिया और बंदी बना लिया, जिसे देख पृथ्वीराज चौहान के सेनाओं का मनोबल टूट गया और वह हार गए। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद हमारे देश में पहली बार एक मुस्लिम शासकों ने दिल्ली पर कब्जा किया। दोस्तों, एक बहुत ही अजीब बात यह भी है कि पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हराया। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों एक के बाद एक हारे। अगर वे दोनों साथ लड़ते तो मोहम्मद गौरी कभी न जीतता और हो सके तो भारत में कभी मुस्लिम शासकों का आगमन न होता और आज भारत और पाकिस्तान का रूपरेखा कुछ अलग होता। खैर दोस्तों, इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही वीर कहानियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।